Hello everyone, how are you all? Dear students, from today we are going to start with a very important chapter of the botany portion of class 12th biology, and this chapter is named as sexual reproduction in the flowering plants. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये एक important चैप्टर है. नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश ये करनी है कि इस चैप्टर के अंदर माइनर डिटेल्स और जो डायग्रामेटिक पोर्शन होता है या जो विजुअलाइजेशन या जो कॉन्टेक्स्ट हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि प्लांट में रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करें, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो हर एक चीज का हम लोग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, एंड आई कैन गारंटी बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक बहुत ईजी चैप्टर लगने लग जाएगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद ऑल द न्यू जोश. And for all those who have not yet subscribed my channel, please subscribe it. ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी आप लोगों को एक पावरफुल एजुकेशनल टूल की तरह YouTube प्लेटफॉर्म पे मिला हुआ है, जहां पर हम लोग पूरा इमेजिनेशन एंड कवरिंग ईच एंड एवरी एनसीईआरटी लाइन दैट इज ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ. और हर एक लाइन को सिर्फ काम चलाने के लिए समझाया नहीं जा रहा है, बल्कि आपके दिमाग में एक्चुअल में समझ में आ पाए इस लेवल पर ले जाके उसको समझाया जा रहा है. तो प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और ग्रेविटी सर्कल केमिस्ट्री को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए. स्टार्टिंग विद द चैप्टर नाउ. अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा जो बारीकी एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी पोर्शन देती है वो समझना होता है. ठीक है, तो बात होती है कि क्या हम लोग लकी नहीं है कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हम सोचेंगे कि व्हाई वी आर लकी दैट प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, व्हाट इज आवर बेनिफिट. And the benefit is that the sexual reproducing organ for the plant is going to be the flower. The beautiful flowers जिनके हम इमेज कैप्चर करते हैं, जिनको देख के आप लोग फैसिनेट हो जाते हैं, जिन्हें हम इमोशंस और कल्चर सबसे एसोसिएट करते हैं, और बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग गार्डनिंग ये सब करने मात्र से शायद आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता हो. स्टार्टिंग विद द चैप्टर नाउ. अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि एनसीईआरटी हम लोगों को इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या बताना चाह रही है. एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछ रही है बच्चा लोग, और वो ये पूछ रही है कि अगर प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हम लोग लकी हैं. ठीक है, तो अब ये पॉइंट का क्या मीनिंग समझा जाए. ठीक है, कि क्या प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग लकी हैं, इसका क्या मीनिंग है. इसका सिर्फ ये थॉट प्रोसेस है, ये मीनिंग है कि प्लांट्स के सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी लाइफ के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रखते हैं हमेशा, और वो हैं फ्लावर्स. ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर फैसिनेटेड समवेयर बाय फ्लावर्स. समवेयर आप लोग बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखते हैं जो कि आपके दोस्त भी फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, जो कि सिंपल MI के मोबाइल से फोटो खींच रहे होंगे पर अच्छी आ रही होगी, पर वो ले रहे होंगे फ्लावर्स की जूम कर करके फोटोग्राफ. राइट, इतनी सुंदर चीजें जो कि हमें मदर अर्थ ने दी हुई हैं वो हैं फ्लावर्स. उनकी फोटोग्राफ्स भी बहुत सुंदर आती हैं, और शायद और भी बहुत सारी जगह आप इसको एसोसिएट कर पाते होंगे, जैसे कि फ्लावर्स के बनाए हुए ऑर्नामेंट्स और फ्लावर्स का कल्चरल एक्टिविटीज में या रिलीजियस फेस्टिवल्स में योगदान होता है ना. ठीक है, तो हम अपने से लिंक कर रहे हैं हमेशा. ठीक है, हम अपने से लिंक कर रहे हैं फ्लावर को, उसकी लाइफ को, प्लांट के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमने एक तरीके से मतलब मजाक समझ लिया है. जब चाहा मन फूल तोड़ के आ गए. ठीक है, सर में लगा लिया, क्या है व्हाट इज दिस. ठीक है, पर हम ऐसे कर रहे हैं एक्चुअल में, वी आर डूइंग दिस. ठीक है, तो the thing is that the myriads of flowers which actually we enjoy gazing at, the beautiful tracks full of flowers. ठीक है, और कई बार हम बोलेंगे scent which we are extracting from the flower like the lavender. ठीक है, the jasmine, mogra, है ना, rose extracts, etc. The perfumes which that we swoon over. ठीक है, लगा लेते, इतना लगा लेते हैं कुछ लोग बेहोश हो जाए सामने वाला. परंतु ये सब चीजें जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं, फ्लावर्स के कलर अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स की सेंट अट्रैक्ट करती है, और बेसिकली ये सारी की चीजें जो है हमारे लिए नहीं बनाई हुई है, ये एक्चुअल में फ्लावर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है. ठीक है, समझ आ रही बात. तो फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस. ठीक है, ये तुमको दिखाती हूँ, करते हैं बहुत सारे लोग, बताती हूँ, एक मिनट रुको, कहाँ गया यार, ये रहा. ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग आधे से ज्यादा, है ना, करते हो ना फ्लावर लेके. अब वो तुम समझ जाओ कि मैं बोल नहीं रही हूँ क्या है, पर है तो यही चीज. ठीक है, तो ये बेसिकली ओन सेल्फिशनेस के लिए हम लोग फ्लावर्स का बलिदान कई बार दे देते हैं. अभी आगे आने वाली बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी तुम्हें. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, सारे के सारे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जब इनकी डाइवर्सिटी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं, इनके फ्लावर्स को देखते हैं, फ्लोरल पार्ट को देखते हैं, तो हमें सब सेम नहीं, इनफैक्ट हमें एक अमेजिंग डिफरेंट रेंज मिलती है। और अमेजिंग डिफरेंट रेंज जो होगी वो डेफिनेटली अडेप्टेशंस डिफरेंट है, इसीलिए फ्लावर डिफरेंट है, इसीलिए कलर डिफरेंट है, एंड एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स विल बी वेरिएबल। ठीक है, और बेसिकली ये फ्लावरिंग होती क्यों है? ताकि फ्रूट बन सके और सीड बन सके। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो सब चीजों को लिंक करना है कि एक तरीके से जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम लोग बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन होता है, इंसेमाइनेशन होता है, इंसेमाइनेशन के बाद में हम लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस में एंटर करता है, फिर इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और एक न्यू प्रोजेनी बन रहा होता है बॉडी के अंदर, राइट, फीटस। और फीटस जो है वो जब बाहर आता है तो हम उसको बेबी बोल देते हैं। यही सब चीजें जो है प्लांट के साथ हो रही हैं, लेकिन वहां पर हमें अलग तरीके से दिखता है वो। ठीक है, उसका बिल्कुल अपीयरेंस एकदम डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, द स्ट्रक्चर and the processes, whatever the events are taking place in the sexual reproduction of the flowering plants, that is going to be the angiosperms. As you all can see, there are many inflorescences which I have tried to cover in this particular picture, which makes us feel that the plants flowers differently, the flowers have different colors. ठीक है, the flowers have a totally different range which we cannot, we cannot numerize it. ठीक है, there are many, actually there are many. Okay, so the basic events which are going to take place in the reproduction cycle of a flowering plant will be somewhat like this. हम थोड़ा सा इसको सिंपली देखते हैं। एक प्लांट पे फूल आए, ठीक है, फूल आए बोलते हैं ना अपन, एक प्लांट पे फूल आए, फ्लावर हुआ तो ये फ्लावर जो है इसी से फ्रूट बनेगा, इसी से फ्रूट बनेगा। ठीक है, ये फ्रूट जो बनेगा, ये फ्रूट सीड रिलीज करेगा। ठीक है, और जो सीड रिलीज कर दी है उसके बाद हो सकता है प्लांट मर जाए, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, जनरली, जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन ठीक है, फ्रूट ने सीड रिलीज कर दी और सीड रिलीज में प्लांट मर गया, भले नींव में रहा हो तो अलग बात है, हम यहाँ से एक और एरो ले सकते हैं। ये सीड जर्मिनेट होगी। ठीक है, अच्छी कंडीशंस मिलेंगी उसको, ऑप्टिमम कंडीशंस, टेम्परेचर, सॉइल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और प्लांट को प्लांटिंग के लिए फ्लावर की क्या बोल रही हूँ, पानी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा बनने वाली है। तो ये भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है, बाइफर्केटेड पाथवे। समझे? तो ये समझ आ गया सबको कि सीड कहाँ से आई एक्चुअल में। ठीक है, और सीड नहीं आती अगर तो नया पौधा नहीं उगता। इसीलिए फ्लावर्स हमें समझ आने चाहिए कि दैट दे आर नॉट ओनली फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑर्नामेंटल ऑर्गन of plant or the beautiful fascinating structures. No, they are something different. ठीक है, they have some different identity. They are the sexually reproducing units of the angiosperms. Is this much clear to everyone over here? This is the basic introduction given to NCERT ताकि हम अपने दिमाग के पर्दे खोल के फिर उसके बाद फूलों को पढ़ें। ठीक है, अब देखते हैं फ्लावर. This is going to be a fascinating organ of the angiosperms. How beautiful this is, right? This lotus is appearing to be very beautiful, and this is a reproductive organ of the angiosperms, the flowering plants. Okay, चलो देखते हैं. अब आपकी एनसीईआरटी ऐसा पूछते हैं कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे बताओ जिसके फ्लावर्स ऑर्नामेंटल यूज में लिए जाते हैं, मतलब कि गहनों की तरह. ठीक है, कुछ सजावट के तौर पे. तो कुछ एक प्लांट्स हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि एक हो गया रजनीगंधा. ठीक है, दिस इज यूज्ड इन मेकिंग वी कैन से मालाएं जो बनती हैं फ्लावर्स की, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, जैस्मिन है ना. इसके अलावा हो जाएगा आपका रोज. जैस्मिन को बेसिकली क्या बोलते हैं, शायद से चांदनी या चमेली ऐसा कुछ नाम होता है हिंदी का, प्रोबेबली याद नहीं आ रहा. तुम लोग बताना क्या याद होता है. ठीक है, जैस्मिन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताना प्लीज. है चमेली था कि ऐसे कुछ था, चांदनी. इसका तुम्हें चलो आज क्वेश्चन नहीं है कि तुम बताओगे मुझे कमेंट में लिख के कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं. ठीक है, रोज हमें पता है, गुलाब, मोगरा हम सब जानते हैं. ठीक है, और गेंदा जिसको हम लोग मैरीगोल्ड बोलते हैं, वो ये सारे प्लांट्स ऑर्नामेंटल इस्तेमाल में लिए जाते हैं. हमसे कोई पूछे कि कल्चरल इस्तेमाल में क्या लिए जाते हैं, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि रोज ले आ सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. रोज के फ्लावर्स जो हैं वो गॉड गॉडेसेस और टेम्पल्स हो गए या मॉस्क हो गए, सब जगह अपने को मिल जाते हैं, राइट. बुकेज मिल जाते हैं हम लोग को चर्च में. तो रोज कैन बी यूज एज अ सोशियो कल्चरल plant, we can use it, right? So there are many other plants which have some social cultural relations with it also. Okay,
human made relation. There are some emotional relations as well, as here we are able to see. Okay, so next देखते हैं अब फ्लावर का फोटोग्राफ दिया एनसीईआरटी ने, ये वाला, ठीक है। हम भी ये देखते हैं, पहले तो समझ लेंगे इसको। देखो ध्यान से, फ्लावर के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो हर एक फ्लावर को, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दर्शाता है एक फ्लावर, हम समझ रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे फ्लावर को जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स सेम प्लांट सेम फ्लावर में है। क्या मैं इस फ्लावर को एक बायसेक्सुअल फ्लावर बोल सकती हूँ? यस और नो? ठीक है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया ये, क्योंकि इसके पास में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसको हम लोग गायनोशियम बोलते हैं, ये दोनों के दोनों इसके पास में प्रेजेंट है। अब ये क्या चीजें बोली मैंने, ठीक है, ये क्या बोला मैंने? तो अब मैं तुम लोगों को कुछ एक चीजें बता रही हूँ हाईलाइट करके, उसको ध्यान से देखना तो क्लियर समझ में आएगा। हम पहले देखते हैं, एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, ये फ्लावर का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है सेपल, दिस वन, ये वाला, ठीक है, सेपल। ये हमें दिख रहा है फ्लावर का स्ट्रक्चर पेटल, दिस वन, ठीक है। और हमें दिख रहा है फ्लावर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट है, स्टिग्मा ऊपर ऊपर, स्टाइल, ठीक है, एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। एक हमें दिख रहा है यहां पर स्ट्रक्चर एंथर एंड हमें दिख रहा है फिलामेंट, ठीक है। अब इनको डिमार्केट करेंगे ये कौन क्या है, तो हमें ये समझ आएगा कि हर एक पार्ट ऑफ फ्लावर के रिस्पेक्ट में जब भी बात करी जाती है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है सेम फ्लावर में, अगर फ्लावर एक बायसेक्सुअल फ्लावर है तो, जिसमें कि कार्पल बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फीमेल को, ठीक है, इन अ गिवन फ्लावर, जिसको हम लोग गायनोशियम भी बोल सकते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन, जिसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, एंड्रोशियम, ठीक है। चलो, तो हमें ये दोनों बातें समझ में आई, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो ये है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये बना देता है एक कार्पल को, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर की, और एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टेमन को, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है एक फ्लावर की। इसके अलावा फ्लावर के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि कलर्ड पोर्शन ऑफ फ्लावर हम लोग पेटल बोलते हैं जनरली, जो कि इतना ब्राइट कलरफुल होता है, इसका मेन रोल पॉलिनेशन में है, ठीक है। और सेपल होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट, जो कि प्लांट के फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेपल। अच्छा, पेटल्स, एक सिंगल यूनिट को पेटल बोल रही हूं मैं, ये एक सिंगल जो है ना, इसको मैंने पेटल बोला, ठीक है। अगर मैं सारे पेटल्स को इकट्ठा कुछ बोलना चाहूं तो उसका नाम अलग होगा, उसको हम बोलेंगे कोरोला। और अगर मैं सारे सेपल्स को साथ में इकट्ठा बोलना चाहूं तो मैं उसको बोलूंगी कैलिक्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हमने समझी। अच्छा, प्लांट के कैलिक्स पोर्शन के जस्ट नीचे हमें दिख रहा है रिसेप्टिकल, और रिसेप्टिकल के ऊपर एक तरीके से पूरा ही फ्लावर जो है वो टिका हुआ है एक तरीके से, ठीक है। और इसी से फ्लावर के जितने भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बने हैं वो बने हैं रिसेप्टिकल से, ठीक है, रिसेप्टिकल से ही राइज हुए हैं। फाइनली स्टेम, जिसके ऊपर ही फ्लावर हमें दिख रहा है, डंडी जो है इसके नीचे वो, ओके। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ओके, डन। चलो अब देखते हैं that this is something which we should know. What are you able to predict over here? Is that you are all able to predict कि फूलों की खेती हो रही है, यही बोलोगे। और फूलों की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और क्या सभी लोगों ने हॉर्टिकल्चर शब्द का इस्तेमाल कभी सुना है? हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सेम नहीं है। हॉर्टिकल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली इस्तेमाल किए जाने वाले प्लांट्स हैं, चाहे वो सब्जियां ही क्यों ना हो, उसका भी अगर कोई फार्मर उगा रहा है, ठीक है, तो हम हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ फ्लावर उगा रहा है तो हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वेजिटेबल्स भी इंक्लूड हो सकती हैं, वेजिटेबल्स ऑफ इकोनॉमिकल यूज, वेजिटेबल्स और प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिकल यूज, अगर दोनों साथ में बोल दिया मैंने तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अदरवाइज फ्लोरिकल्चर केवल फ्लावर के लिए, ठीक है। तो ये फ्लावर की खेती, ठीक है, डन। अब हम देखते हैं
कि बेसिकली क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। हम अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो सिर्फ एक पेटल या सेपल इनसे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठ के आएगा। हम हर एक स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल बारीकियों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या इवेंट रहते हैं, इनको हम लोग साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, और जब हम उन दोनों को पढ़ लेंगे तो हम गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसके आगे के इवेंट्स किस प्रकार से आगे हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं तुम लोग को बताया कि एक फ्लावर में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं? पहले मैंने बताया कि कैलिक्स होता है। कैलिक्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट वॉल है एक फ्लावर का। वॉल का मतलब कुछ अगर पंखुड़ियों की तरह हो या मुड़ा हुआ हो तो हम वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल जो है ये आउटर मोस्ट है। ये बड स्टेज में पूरे के पूरे कली बन जाता है, हम कली बोलते हैं ना हिंदी में, कली बन जाता है, मतलब कि बेसिकली पूरे के पूरे फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर देगा अगर, तो वो कैलिक्स होगा। कुछ एक ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें कि कैलिक्स होता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट। और कुछ एक ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिसके अंदर कैलिक्स ग्रीन कलर का नहीं होता, इनफैक्ट वो फ्लावर के पेटल के कलर का ही हो जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों को उसको कैलिक्स नहीं बोलना है। अगर कैलिक्स जो है वो सेम कलर एग्जिबिट करे पेटल के जैसा, तो हम लोग उसको कैलिक्स नहीं बोलते हुए हम लोग उसको बोलेंगे पेटेलॉइड। पेटेलॉइड कब? इफ सेपल is of same color as petal, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे शब्द को पेटेलॉइड, कैलिक्स वर्ड को, ठीक है। इतना आ गया समझ में। कैलिक्स प्रोटेक्टिव नेचर का है, आउटर मोस्ट वर्ल है। कैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैलिक्स जनरली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर कैलिक्स जो है बाय सम चांस पेटल के ही कलर का हो तो हम उसको पेटेलॉइड बोलेंगे। ये सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कोरोला। कोरोला मैंने बताया कि पेटल्स को साथ में मिला के हम लोग बोलेंगे कोरोला, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ पेटल्स एंड इट इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। आउटरमोस्ट था कैलिक्स और सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोला। These petals are sometimes fragrant, जैसे कि गुलाब की खुशबू होती है, पर कुछ एक फूलों की खुशबू नहीं भी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला कुछ एक फूलों की खुशबू नहीं, इनफैक्ट उनकी अलग ही स्मेल आ रही होती है कि अपने को इच्छा नहीं होगी स्मेल करने की। फॉर एग्जाम्पल विंका रोजिया, सब लोग जानते होंगे उस पौधे को, विंका रोजिया। इसी को कैथेरैंथस रोजिया भी बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज भी बोलते हैं। उसके फूल की पिंक से पर्पल कलर की पंखुड़ियां होती हैं, उसमें कोई खुशबू नहीं आती, ठीक है। सब फूलों में खुशबू नहीं आती, कुछ कुछ फूलों में खुशबू आती है, और जिनमें खुशबू आती है वो सेंट के पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं, और जिनमें खुशबू नहीं आती है वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विंका रोजिया प्लांट जो है वो एक एंटी कैंसरस प्लांट है, ठीक है। ओके चलो, तो अब इतनी बात आई समझ में। दे आर कलर्ड थिन एंड सॉफ्ट, है ना, डेफिनेटली। कैसे होते हैं पेटल? एकदम नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कलर्ड होते हैं, थिन होते हैं, और ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं क्योंकि इतने कलरफुल होते हैं कि इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान को भी अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोरोला और कैलिक्स, ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई। आउटर वर्ल्ड कैलिक्स, कैलिक्स प्रोटेक्शन, इनर वर्ल्ड कोरोला, ठीक है, कोरोला फॉर पॉलिनेशन। दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। मैंने जिससे बताया कि पेटेलॉइड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम उन सेपल्स के लिए जहां पर हमें सेपल और पेटल के कलर में खासा अंतर नहीं नजर आ रहा। जैसे कि ये सेपल है, अब मान लो तुम्हें कहां पर किसी एंगल से ग्रीन दिख रहा है कि नहीं, इसका कलर कैसे ऑरेंज है, और ऑरेंज किस हिसाब से ऑरेंज है बताओ, कि इसका पेटल भी ऑरेंज है। तो ऐसे सेपल को हम क्या बोल देंगे? पेटेलॉइड, इंस्टेड ऑफ सेइंग देम एज कैलिक्स। ओके, सो दिस इज डन. Now we will study some more points of NCERT that they are saying us, बता रहे हम लोग को कि reproductive events में फ्लावर की अपीयरेंस होने के पहले ही पता चल जाता है कि फ्लावर आने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। फ्लावर बनने के पहले प्लांट काफी सारी प्रोसेसेस अंडरगो करता है, जहां पर न्यूट्रिशन गेनमेंट से लेके एक प्रॉपर पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस बनाना, इनफ्लोरेसेंस के ऊपर बर्ड का आना, और बर्ड के आने के बाद में फ्लावर आना। ठीक है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग ये ज्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे, या जिनके घर में पौधे लगे हुए हैं वो ज्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे कि वो वेट कर रहे होते हैं कि कलियां कब लग जाएं, और कलियां कब लग जाएंगे तो फ्लावर कब आ जाए।
ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये हम एक्सटर्नली देख पा रहे हैं प्लांट, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी पहले से, ठीक है। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, अ डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज बीन टेकन प्लेस ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है वो सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस के से गुजर रहा है फिलहाल अभी, जब वो फ्लावर आना है उसके पहले, जिसके कारण डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लांट के अंदर और फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनने वाला है अब आगे आके, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस बन जाती हैं, इनफ्लोरेसेंस जिसके ऊपर फ्लावर्स अटैच रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर फ्लोरल बड रहते हैं और बड के ऊपर फ्लावर आते हैं। मतलब कि बहुत लंबा प्रोसीजर है ये वन डे फ्लावर आ गया और उसको तोड़ दिया, इतना आसान नहीं होता है जितना कि टाइम लगता है फ्लावर को आने में। इसीलिए बोलते हैं कि फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, फूल को लगे रहने दो, ऐसा बोलते हैं ना। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड एक्चुअली शो एम्पैथी टुवर्ड्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग अराउंड अस, राइट। हम हमेशा इतने आसानी से किसी चीज को तोड़ देते हैं, किसी चीज को मोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के हो गए हैं। मतलब कि पत्ती दिख रही है तो दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में खड़े होकर, तो इतने में तो पत्ती तोड़ रहे हैं साथ में बैठ के, क्या है ये? These are the things which are actually showing that how destructive human being has become. Okay, don't do that. अब देखते हैं, चलो। In the flower, the male and the female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiates and develop. जैसे कि मैंने पहले बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा हमारा एंड्रोइशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो अब एंड्रोइशियम और गाइनोशियम के पार्ट हम सब जानते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना कार्पल और स्टेमन, उसकी बात हो रही है, ओके। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमन को। स्टेमन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन की डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक स्टेमन के अंदर हमें क्या नजर आया? स्टेमन में हमें नजर आई दो चीजें, एक हमें नजर आया फिलामेंट और एक हमें नजर आया एंथर, ठीक है। फिलामेंट नजर आया और हमें नजर आया एंथर, ठीक है। अब देखो, फिलामेंट बेसिकली एक लंबा सा स्लेंडर स्टॉक था जिसके ऊपर कॉर्नर पे टर्मिनली एंथर जुड़ा हुआ है, और एंथर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक दो लोब्स वाला स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार का हमें नजर आया था ऑलरेडी, अभी हमने देखा था फोटोग्राफ। ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर, और ये जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर पे है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये दो बातें हमें समझनी है यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं द प्रॉक्सिमल एंड, टर्मिनल एंड पे तो मैंने कहा एंथर जुड़ा हुआ है, और प्रॉक्सिमल एंड का क्या होगा? वो प्रॉक्सिमल एंड नीचे की तरफ थैलेमस पे या पेटल ऑफ फ्लावर पे जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि अभी फिर से दिखा देती हूँ, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। देखो कि ये जो स्टॉक है ना, ये जुड़ा हुआ किस पे? फाइनली ये या तो पेटल ऑफ फ्लावर पे जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो फिर ये इसके थैलेमस के ऊपर या रिसेप्टिकल पोर्शन के ऊपर जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। ओके, सो दीज मच थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर किस प्रकार से ओरिएंटेशन है। तो क्या समझ आया कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, होते हैं इनफैक्ट। एक होता है फिलामेंट, और फिलामेंट के साथ में होता है एक एंथर, और एंथर होता है एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलामेंट के टर्मिनल पोर्शन पे एंथर होता है, और फिलामेंट नीचे की तरफ पेटल या फिर थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज डन, ठीक है। सारे ही पौधों में क्या एंथर फिलामेंट एकदम सेम टाइप के होते हैं? डेफिनेटली नॉट। जैसे कि अगर मैंने अभी तुम लोगों को ये वाला फ्लावर दिखाया, तो वी आर एबल टू सी दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी मच हैंगिंग स्ट्रक्चर। ये बोल सकते हैं हम लोग के पेटल्स के बीचों बीच में ही कहीं है। लेकिन अगर मैं तुमको ये वाला दिखाऊं, तो ये वाला जो नीचे नीचे दिख रहा है, ध्यान दो, चाइना रोज, ठीक है, इसको देखें तो क्या नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, राइट। तो एंथर जो रहता है, अच्छा रोज का एंथर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक प्लांट्स के अंदर अंदर की तरफ ही एम्बेडेड रहते हैं, तो कुछ एक लेंथ वेरिएबल होगी हमेशा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, we can say stamens can be present, the length wise they can vary, the structure wise they can vary in different species, okay। अगर हम बहुत सारे पौधे इकट्ठे करके देखें, उनको एनालाइज करें, तो हमें अलग अलग प्रकार के अरेंज्ड स्टेमेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें, अगर हम लोग जनरली बात करें, जो जनरल स्टेटमेंट है वो ये है कि एंथर होता है बायलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। एक लोब ये दिख रहा है और एक लोब ये दिख रहा है ना। अगर मैं इसको जूम करके दिखा दूं, तो ये देखो,
एक लोब हमें ये दिख रहा है और एक लोब हमें ये दिख रहा है, दो लोब्स दिख रहे हैं। ओके, सो दीज आर द टू लोब्स व्हिच वी आर एक्चुअली एबल टू सी। ओहो, ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। अब इसमें दो थीका होती है, डायथीकस, ठीक है। देखो इधर देखते हैं, ये एक और ये दूसरा, है ना। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की और फर्दर क्या डिटेलिंग हो सकती है वो हम देखते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पर ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है ये डायथीकस है, ठीक है। ये बेसिकली एक थीका है, ये दूसरा थीका है, और ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। वापस बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो तो क्योंकि मैंने मार्किंग करी गलत और बताया गलत, ध्यान दो प्लीज वापस से। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है। बाइलोब्ड हो गया, एंथर। हर एक लोब के अंदर एक एक थीका है, मतलब कि एक थीका ये है और एक थीका ये है, एक थीका ये है और एक थीका ये है, ठीक है। तो ईच लोब इज डायथीकस। ओके, इन दोनों थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है। ग्रूव मतलब कि एक डिप्रेशन सा रन करता है इनके बीच में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जितना लंबा होगा ये उतना लंबा वो ग्रूव रन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाइलोब स्ट्रक्चर जो हमें ऊपर से नजर आ रहा है वो वैसे ही नहीं हिल सके, सेक्शन लेंगे तब नजर आएगा। तब जब सेक्शन लेंगे तो हमें अलग ही नजर आएगा। क्या नजर आएगा हमें? हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को जब सेक्शन लेके देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसके अंदर जो चार स्ट्रक्चर्स हैं उन चारों स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। चार साइड्स पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल प्रेजेंट है, हर एक साइड पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है कॉर्नर पे। तो इस हिसाब से बोला जा सकता है ना कि एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और दूसरे लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होंगे और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये पॉलन सैक बनाएंगे और पॉलन सैक पूरे लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के थ्रू चलेगा और हर एक पॉलन सैक के अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स पैक्ड होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब ज्यादा क्लियर होगा। देखो कि हमने देखा है एंथर दिख रहा है हम लोगों को, एंथर में हमने देखा कि बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब स्ट्रक्चर को भी अगर ध्यान से देखें हम लोग तो हर एक लोब के अंदर दो थीका है, ये एक थीका ये दूसरा थीका, और दोनों थीका के बीच में एक मार्जिन चल रही है जो कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। और जब हम इसका सेक्शन लेके देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होता है कि इस पर्टिकुलर थीका 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 और थीका, ठीक है, के अंदर हम बोलेंगे कि हर एक थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया पैक्ड है और माइक्रोस्पोरेंजियास के बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन जब पैक हो जाते हैं प्रॉपरली, जब वो यंग होते हैं तब, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, कौन? स्टेमन्स। जब स्टेमन मैच्योर हो जाते हैं, एंथर मैच्योर हो जाता है, तब एंथर डिहाइड्रेट होना चालू होता है, मतलब कि पानी को लीव करेगा। जैसे जैसे पानी को लीव करेगा स्ट्रक्चर के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हमें दिख रहा है ना उसके अंदर एक क्रैक पड़ता जाएगा, वो टूटता जाएगा और ये टूटने के साथ में हम बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस बन रही है, मतलब कि ये जो बीच की लाइन जो जोड़ के रख रही थी वो एक्चुअल में टूट रही है ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा उसकी डिटेलिंग्स क्या थी। ओके, नाउ वी विल गो ऑन द माइनर डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, हम इसके माइनर डिटेल्स समझते हैं। माइनर डिटेल्स में देखते हैं, यहां से देखना, ठीक है। जब मैंने कहा कि हमारे पास एक एंथर प्रेजेंट है, नीचे फिलामेंट होगा, क्लियर है। सेक्शन लिया, सेक्शन लेने पे हमें ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 थीका थे, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दोनों थीका के बीच में रन करता है दोनों साइड्स पे और इसी से लाइन ऑफ डेहिसेंस बनती है, इसी से पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, ठीक है। जब हम इसका लेयर्स देखें या लाइन्स देखें कि कितने वॉल्स हैं, कहाँ पे पॉलन ग्रेन एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो हमें ये समझ आता है कि जब हम इसकी वॉल को स्टडी करते हैं, whenever we start studying the wall portion, we do get some of the layers firstly, ठीक है। लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो हम लोग बोलेंगे लेयर्स जो होती हैं टोटल 4 होती हैं। कितनी? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 4 प्रकार की। पहली हो जाती है हमारे पास में सबसे बाहरी लेयर्स जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। हियर इट इज, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जस्ट अंदर की तरफ होती है एंडोथीशियम, जो कि ये वाली लेयर है, एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम के अंदर कुछ एक लेयर्स होती हैं जिनको हम लोग क्यूमुलेटिवली या साथ में मिला के बोलते हैं मिडिल लेयर्स, जो कि ये रही, दीज आर द मिडिल लेयर्स, ठीक है।
And finally, there is a sporogenous tissue surrounded by one more layer called as tapetum. तो चौथी जो हो जाती है उसका नाम होता है tapetum. इधर लिखा हुआ है tapetum. Here it is. This one, ठीक है, tapetum. तो हमें ये बात समझ आए कि अगर मैं आउटर टू इनर अरेंजमेंट करना चालू करूं तो मेरे पास में क्या क्या आ जाएगा. मैं बोलूंगी दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज गोइंग टू बी द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हमें मिलेगी एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के अंदर हम लोगों को मिलेंगी कुछ एक मिडल लेयर्स. तो लेयर्स लिख देंगे ताकि ज्यादा इजी रहेगा समझना कि ये मल्टीपल है, एक नहीं. और उसके अंदर मिलेगी हम लोगों को टेपेटम, और टेपेटम के अंदर हमें मिल रहा है स्पोरोजेनस सेल पैक करा हुआ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से, राइट, समवॉट हियर. ये स्पोरोजेनस सेल्स इसके अंदर पैक्ड है, ठीक है. अब मैं तुमको बताती हूँ कि इन लेयर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं. एपिडर्मिस में स्टार बना रही हूँ, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों के साथ मिला के जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. तो दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव लेयर्स इन द नेचर, ठीक है. एंड टेपेटम जो लेयर है ये वो लेयर है जो कि एक प्रकार की सिंसीशियल लेयर है. सिंसीशियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ये सिन मतलब कि जॉइंटेड सेल्स. अब अगर बताओ कि दो सेल जॉइंट हो जाएं तो उसके न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाएंगे ना, और इसीलिए हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल लगेगा. तो सिंसीशियल एपिडर्मिस, सिंसीशियल लेयर होती है ये टेपेटम. और टेपेटम का काम क्या होता है? टेपेटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को. ओके, सो दिस इज डन एंड दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सिंसीशियल लेयर लिख रही थी मैं, ठीक है, और इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है. अब हम देखते हैं ऊपर का जो फोटोग्राफ दिख रहा है ना, दिस इज अ यंग एंथर. ये कैसा है? यंग एंथर है ये वाला. और जो नीचे दिख रहा है ये हो जाएगा मैच्योर एंथर. क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ, क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस ये दिख रहा है कि जो यंग एंथर है ना उसके अंदर हमें पूरा कॉम्पैक्टनेस नजर आ रही है. स्पोरोजेनस सेल्स कॉम्पैक्ट लेयर्स के द्वारा सराउंडेड है. लेकिन हमें जो मैच्योर एंथर दिख रहा है इसमें हमें ये डिमार्केशन समझ में आ रहा है कि मैच्योर एंथर जो है वो बेसिकली थोड़ा सा बोलो कि डिहाइड्रेटेड सेल्स हैं, उसके सूख रहे हैं वो लोग सेल्स, इसीलिए स्पेस ज्यादा क्रिएट हो रही है. और स्पेस क्रिएट होने के कारण से एक गैप बन रहा है जो कि पहले नहीं था. और इस गैप को ही हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस बोल रहे हैं. ये गैप बेसिकली एक ओपनिंग है, और ओपनिंग का मतलब होता है माउथ, ठीक है. तो स्टोमा शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया है यहाँ पर. दिस इज एन ओपनिंग फ्रॉम विच द पॉलन ग्रेन्स विल फॉल अपार्ट, दे विल. क्लियर है, ठीक है. तो हमें समझ में आया यंग एंथर के अंदर स्पोरोजेनस सेल थे, लेकिन स्पोरोजेनस सेल्स ने पॉलन ग्रेन बना दिए और वो मैच्योर एंथर हो गया है. और मैच्योर एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे डिहाइड्रेट होने के कारण से, और इसीलिए एक लाइन ऑफ डेहिसेंस बनेगी, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स विल कम आउट. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ with the help of the photograph, right? So this is something which I have just told you all. ठीक है, ऐसे इमेजिनेशन कर लो कि जब वो लाइन ऑफ डेहिसेंस टूटेगी ना तो पॉलन ग्रेन किस तरीके से बाहर आ जाएंगे, पूरा खुल जाएगा वो स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो ओके. तो ये लास्ट यहाँ पे पढ़ा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. इसके आगे का डिटेलिंग हम लोग कल पढ़ेंगे. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में हम लोगों को क्या समझ आया? जब भी हमने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो हमें ये मालूम पड़ा कि वो सर्कुलर है, ठीक है, और उसमें 4 वॉल की लेयर बनी हुई है. आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, उसके जस्ट अंदर एंडोथीशियम है, फिर है मिडिल लेयर्स और फिर है टेपेटम. ये बताया. जो बाहर की 3 लेयर है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन में है, और लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाने में योगदान होता है इनका डिहाइड्रेट होने के बाद में, और पॉलन रिलीज करने में भी इनका योगदान होता है. ये सूख जाती है ताकि सेपरेट आउट हो सके और पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो सके. और द इनर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम होता है टेपेटम, और टेपेटम का काम होता है नरिश करना डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को. ठीक है, क्योंकि यही गैमीट्स बनाने वाले हैं. द सेल्स ऑफ टेपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म. डेफिनेटली अगर 2 सेल है, ऐसे मान लो कि ये एक सेल था, जस्ट रफ इमेजिनेशन, ठीक, ये दूसरा सेल है, ठीक है, और मैंने कहा ये सेल फ्यूज हो गया तो ये ऐसा बन गया, राइट. अब इसमें क्या हो गया? साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया एक सेल में, ठीक है, और न्यूक्लियस एक से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, मोर देन 1 न्यूक्लियस. इस प्रकार के लेयर को हम लोग बोलते हैं सिंसीशियल.
और यही तो हो रहा है. ओके, तो when the anther is young, जब anther young है, a group of compactly arranged, tightly arranged, homogeneous cells called as sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium, as we were able to see it over here, कि बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से प्रेजेंट था ये स्पोरोजेनस, स्पोर को राइज देने वाला सेल का ग्रुप. ठीक है, फिर प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके थ्रू इस स्पोरोजेनस कॉम्पैक्ट सेल से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड यूनिट एंड विल स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ओके, सो बाय एवरीबॉडी. आज के लिए बस इतना ही. इतना पढ़ के पूरा इमेजिनेशन करो सब चीजों का, किस प्रकार से क्या है, अरेंजमेंट किसका कैसे है, और हम लोग अगली क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. And do not forget to like, share and subscribe the channel, and please try to read the NCERT after I am teaching, so that it will make a crystal clear thing in your mind and you will not need to revise it again and again. In fact, you will need to practice more questions. Okay, so bye everybody.